हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मेरा नाम पुष्पेंद्र है। आप सभी का सिलेक्शन अड्डा क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का अध्ययन शुरुआत किए थे, इसके पहले हमने 6th क्लास की बुक पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। उसी क्रम में जब हमने 7th क्लास की स्टार्टिंग शुरू की थी, तो उसमें भी हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमें 6th चैप्टर पढ़ना है, जिसका टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार किस स्थान पर कैसी-कैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर एक ही समान की प्राकृतिक वनस्पतियां नहीं पाई जाती। हर स्थान पर वहां के एल्टीट्यूड, जैसे कहीं पर ऊंचाई के हिसाब से क्या होता है या अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के हिसाब से क्या होता है, हमें वनस्पतियों में अंतर देखने को मिलता है। साथ ही साथ वहां की वनस्पतियों के अनुरूप हमें वहां पर वन्य जीवन भी डिफरेंट तरीके का देखने को मिलता है कि वहां के वनों में, वहां के वनस्पतियों के अनुसार वहां पर वन्य जीव जंतु कैसे हैं, इसको समझेंगे। तो जैसा हम इसको जब पढ़ेंगे, तो इससे पहले हम थोड़े से जो पिछले चैप्टर पढ़े हैं तो उससे कैसे ये संबंधित है और वो चैप्टर हमारे लिए कैसे इस चैप्टर को समझने में हेल्प कर सकते हैं, इसको समझते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, शुरुआत में ही 6th क्लास की बुक में पढ़ा था, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़े थे और साथ ही साथ उसके साथ जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़े थे, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पढ़ा था। तो प्रमुख जब परिमंडल पढ़े थे, तो उसमें जलमंडल, वायुमंडल और भूमंडल पढ़ा था। और इन तीनों के इंटरेक्शन या अंतर क्रिया से जो एक नए परिमंडल का निर्माण हो रहा था, उसका नाम था जैवमंडल। तो उसी जैवमंडल में हमें देखना है कि आखिरकार स्थल मंडल से, वहां की जलवायु से कैसे कैसे वहां के स्थल रूप परिवर्तित होते हैं और साथ ही साथ स्थल रूप और वहां की वनस्पति से कैसे कैसे एक दूसरे से संबंधित है। वहां की प्राकृतिक वनस्पति, वहां का स्थल रूप वन्य जीव को कैसे प्रभावित करता है, इस चीज को समझेंगे। तो यहाँ पर एक स्टोरी से क्या है, एनसीईआरटी ने अपनी भूमिका बनाने का प्रयास किया है, जो कि एक सलीमा लड़की को एज अ कैरेक्टर यहाँ पर लिया कि सलीमा जो है एक टूर पे जाती है, कहीं हिमाचल शिमला घूमने जाती, सॉरी हाँ, ये हिमाचल प्रदेश के मनाली में टूर करने जा रही है। तो वहां पर ये देखती है कि जब ये बस से ट्रेवल कर रही होती है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जब से बस से ट्रेवल करके ऊंचाई के साथ, क्योंकि जब मनाली क्या है काफी ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्र पर है, ठीक है, एक ठंडा प्रदेश है। तो जैसे ही ये शुरुआत में जैसे चलती है, जो मनाली का जगह है उस पहाड़ी क्षेत्र का गिरिपथ क्षेत्र था, तो वहां पर उसके डिफरेंट तरीके के वनस्पतिक जीव जंतु या कहें प्राकृतिक वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। जैसे ही वो क्या करती है, ऊंचाई के साथ आगे बढ़ती है या कहें आगे जाती है, तो ऊंचाई भी बढ़ती है, साथ ही साथ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये देखती है कि वहां की वनस्पतियों में भी अंतर देखने को मिला है या कहें वनस्पतिक की जो विविधता है वो बढ़ती जा रही है। तो ये हम समझेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी चीजें हैं जो कि वनस्पतिक, प्राकृतिक वनस्पति, साथ ही साथ वहां के जीव जंतुओं को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती। अगर हम कॉमनली देखना चाहें तो कौन कौन सी चीजें प्रभावित करेंगे इस चैप्टर के हिसाब से, जैसा कि हम समझना चाहेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे हम हिमालयी क्षेत्रों में जाए या पहाड़ी क्षेत्रों में जाए, तो जैसे ही गिरिपदी क्षेत्र से या कहें पहाड़ी क्षेत्र के निचले भाग से जाए, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, वहां से जब जाएंगे तो ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो वनस्पति में हमें काफी अंतर देखने को मिलेगा। जहां हमें गिरिपदी क्षेत्र में, वहां पर क्या होगा, जो पहाड़ी क्षेत्रों से या हिमालयी क्षेत्र से जो नदियां आ रही हैं, तो उससे क्या है, वहां पर काफी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो हमें शंकुधारी क्या होंगे, वन मिलेंगे या पेड़ देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ और ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलेगा। और भी ऊपर हाइट बढ़ती जाएगी तो वहां पर टैगा वनस्पति देखने को मिलेगी। और इसी अनुरूप हमें क्या होंगे, वहां पर जीव जंतुओं में भी अंतर देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी एक फैक्टर हमें पता चले कि वनस्पति को कौन सी चीज प्रभावित कर रही है, स्थल रूप के साथ साथ वहां की ऊंचाई। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होते जाता है। जैसा कि हम पिछले चैप्टरों में भी पढ़े हैं कि हाइट बढ़ने से क्या होता है, वहां की वातावरण में या कहें वहां के मौसम में क्या होता है, ठंडक आ जाती है, कहें वहां का तापमान गिर जाता है। दूसरी चीज देखें, इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। तो जैसा कि हम पृथ्वी को पूरा समझ रहे थे, जब ग्लोब पढ़ रहे थे, तो ग्लोब में हमने क्या किया था, या कहें मानचित्र जब पढ़े थे, ग्लोब मानचित्र दोनों का ही हेल्प ले सकते हैं। जिसके पास ग्लोब हो तो ग्लोब में देख सकते हैं और जिसके पास मानचित्र हो तो वो मानचित्र का सहारा ले सकते हैं। तो जब हम मानचित्र देखे थे तो उसमें देखे थे कि 3 प्रमुख रेखाएं हमने खींची थी। एक जो प्रमुख रेखा जो खींची थी, जो अक्षांशीय रेखा के रूप में देखते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर को खींचा था या कहें विषुवत रेखा को खींचा था। तो 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर उत्तर में 23.5 डिग्री या रफ
रफली मान ले तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में मान ले, तो इस पूरे रीजन को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में देखते हैं। तो जब हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम या कहें विषुवत रेखा के आसपास हमें क्या मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे या कहें सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। जब आगे बढ़ेंगे और भी हम क्या करेंगे, अक्षांशीय विस्तार को उत्तर की तरफ बढ़ेंगे या उत्तर की तरफ बढ़े या अक्षांशीय दिशा, अक्षांशीय जो रेखाएं हैं उनके जब डिग्रीज में वृद्धि होगी, जब देखे 30 से और ऊपर जाएंगे, 30 से 60 या 70 के बीच जाएंगे, अक्षांशीय रेखा के बीच जाएंगे साउथ और नॉर्थ में, तो वहां पर हमें उपध्रुव क्या मिलेगा, उपोष्ण या कहें शीतोष्ण टाइप की जो जलवायु वो मिलेगी या कहें टेम्परेट जोन मिलेगा। तो टेम्परेट जोन में हमें देखने को मिलेगा वहां के ईस्टर्न जो कॉन्टिनेंट्स है उनके कॉन्टिनेंट्स के जब लोअर हम अक्षांश में देखेंगे तो वहां पर हमें टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखेंगे। और साथ ही साथ जब हम लेटीट्यूड को या कहें अक्षांश को और आगे जाएंगे या बढ़ाएंगे तो कोस्टल रीजन में या कहें पूर्वी क्षेत्रों में, महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों में हमें सब डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे या कहें पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में हम इस चीजों को देखेंगे तो हमें बेसिकली किन किन चीजों का सहारा लेना है, एक मैप, और मैप में किसका, 3 प्रमुख अक्षांशीय रेखाओं का 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ देखना है, साथ ही साथ 70 डिग्री या 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, और फिर ध्रुवीय क्षेत्र में 90 डिग्री ले ले या 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। तो इन सब क्षेत्रों को ऐसे मान पूरी पृथ्वी को ग्लोब में ऐसे समझने का प्रयास करेंगे तो जहां पर अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से देखेंगे कि वहां पर क्या होता है, फॉरेस्ट में अंतर आ जाते हैं। और क्या चीज होती है, और ये देखेंगे कि जैसे हम महाद्वीपों के पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करेंगे, जब हमने महाद्वीपीय पेटियां देखी थी, जब महाद्वीप से संबंधित जो हमने क्या देखा था, जो वायु पेटियां हैं या उच्च दाब या निम्न दाब वाली पेटियां देखी थी, या वायु मास देखा था, पृथ्वी पर जो वायु मास है उसमें कैसे गति देखने को मिलता है। जैसे कि हम एक फिगर से आपको थोड़ा सा रूबरू करा देते हैं, जैसे ये है सपोज, इसी में देखेंगे तो ये 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हो गया, एक मिनट, ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ एंड ये साउथ होगा। तो जब हम इसमें देखेंगे कि इसमें वायु के जो गतियां हैं वो कैसे देखने को मिलेंगी, इधर हमें ऐसे पूर्व से पश्चिम की तरफ देखने को मिलेगी, दोनों तरफ पूर्व से पश्चिम की तरफ देखने को मिलेगी। और इसके ऊपर हम जब देखेंगे 66.5 डिग्री और खींचेंगे तो हमें यहाँ पर कैसे मिलेगा, यहाँ से हमें ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाली हमें मूवमेंट देखने को पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो इन सब वायु मासों की जो गति होती है इनकी वजह से क्या होता है, वर्षण क्षेत्र क्या होता है वो प्रभावित होता है। तो बेसिकली हमें इसमें क्या समझ रहे हैं, जो वर्षा होती है इन वायु संवहनी पवनों से क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है। और दूसरी चीज हमें क्या समझ रहे हैं, तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि वर्षण क्षेत्र कैसा है, वहां का टेम्परेचर कैसा है। तो वहां की वनस्पति किस चीज से प्रभावित होगी, वहां के टेम्परेचर, वहां के वर्षा कितने, औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो ये सब चीजें, साथ ही साथ वहां का स्थल रूप, तो ये सब चीजें क्या करेंगे, वहां की वनस्पति को निर्धारित करेंगे। चलिए एनसीईआरटी की जो स्टोरी है उसको तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने उसको आपको शॉर्ट में समझा दिया है। अब आगे चलते हैं कि इसको समझते हैं कि आखिरकार वनस्पतियां कौन कौन सी चीजों से प्रभावित होती है। चलिए चलते हैं। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित। जैसा कि ये यहाँ पर बताना चाह रही है कि स्थल की ऊंचाई, जैसा कि वो क्या कर रही थी, हिमाचल में जब मनाली के लिए जा रही थी बस में, तो उसने देखा कि जब मनाली में निचले या गिरिपदीय क्षेत्र में थे या पर्वत या पहाड़ के नीचे वाले हिस्से में थी, तब वो देख रही थी वहां पर उसको एवरग्रीन फॉरेस्ट देख रही, सदाबहार वन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है तो प्राकृतिक वनस्पतियों में भी क्या आता जा रहा है, अंतर देखने को मिलते जा रहा है। तो वही ये यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि जब स्थल रूप में क्या होती है, ऊंचाई बढ़ती है, या कहें जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो वहां के वनस्पति भी क्या होती है, प्रभावित होती है। या तो यह कहते हैं हम सीधे सीधे वनस्पति और ऊंचाई में क्या है, सीधा सीधा संबंध है, या कहीं एक दूसरे को परिवर्तित करते हैं या प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसा कि ऊंचाई क्या करती है, जलवायु में परिवर्तन लाती है, क्योंकि ऊंचाई के साथ क्या होता है, टेम्परेचर गिरता है, और जैसे ही टेम्परेचर गिरेगा तो वहां की क्या हो जाएगी, जलवायु या कहें मौसम प्रभावित हो जाएगा या कहें परिवर्तित हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर भी निर्भर करता है। तो दूसरा फैक्टर हम क्या देखेंगे, पहला फैक्टर हमने देख लिया एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई कि में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन आता है, और जलवायु में परिवर्तन के साथ वहां पर क्या होता है, वानस्पतिक या क्या प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर देखने को मिलता है। दूसरा हमें जो फैक्टर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर, दूसरा फैक्टर कौन सा है, वनस्पति में वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करता है। सॉरी,
तो तापमान जहां पर ज्यादा होगा, जैसे कि हम उपध्रुवीय जहां पर हम विषुवत रेखीय क्षेत्र में देखते हैं, जो हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र कहते हैं, तो वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, वहां देखेंगे तो हमें तापमान में भी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ वहां पर क्या होगी, नमी ज्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि वहां पर वर्ष भर लगभग बारिश होती रहती है या वर्षा होती रहती है। तो हमें तापमान एवं नमी पर भी क्या होती है, वहां की प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, निर्भर करती है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर यह देखें कि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक भी क्या करते हैं, वनस्पति को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अगर ढाल नुमा क्षेत्र है तो वहां पर वनस्पति डिफरेंट तरीके की होगी, जैसे असम जैसे क्षेत्रों में चले जाए, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में चले जाए, तो वहां की वनस्पतियां हमें अलग तरीके की दिखेंगी। और साथ ही साथ जब हम वहां की मिट्टी को देखें तो मिट्टी के हिसाब से भी क्या होती है, वहां की वनस्पति क्या होती है, निर्धारित होती है। तो हम 3 फैक्टर यहाँ से समझ सकते हैं कि आखिरकार 3 मेजर फैक्टर जो है इसको वनस्पति को प्रभावित करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। पहला, स्थल की ऊंचाई। ठीक है, जैसे जैसे स्थल की ऊंचाई बढ़ेगी वहां की वनस्पति क्या होगी, प्रभावित होगी। दूसरा, वनस्पति की वृद्धि के लिए तापमान एवं नमी या कहें वर्षा की मात्रा वहां पर निर्धारित करते हैं। तीसरा फैक्टर देख सकते हैं, ढाल एवं मिट्टी की मात्रा या कहें परत, मिट्टी की परत की मोटाई के रूप में देख सकते हैं। तो जैसे ही मृदा की क्या होती है, मोटाई बढ़ती है या कहें जैसे ही मृदा की उपजाऊता बढ़ती है, तो वहां की क्या होते हैं, वनस्पति प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की समान सघनता में भी परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे ये फैक्टर्स प्रभावित होंगे, जैसे जैसे ये फैक्टर कम होंगे, तो वहां पर वनस्पतिक हमें क्या होगी, कमी देखने को मिलेगी या कहें वनस्पतिक सघनता कम देखने को मिलेगी। जैसे जैसे इनमें वृद्धि देखने को मिलेगी, वहां पर वनस्पतिक सघनता हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है। अगर हम निम्न निम्न प्राकृतिक रूप से या कहें बेसिक रूप से ब्रॉड लेवल में अगर पूरे प्राकृतिक वनस्पति को बांटना चाहें तो 3 चीजों में बांट सकते हैं। एक होता है क्या, वन के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र जहां पर घने जंगल हैं या बड़े बड़े पेड़ पौधे पेड़ लगे हुए हैं, तो उस क्षेत्र को हम वन के रूप में देख लेंगे। दूसरा हम देखेंगे घास स्थल जहां पर क्या है, पेड़ पौधे कम है, दूर दूर तक हमें क्या है, छोटी और बड़ी घास देखने को मिलती है। जैसे सवाना घास का मैदान जो होता है वहां पर लगभग 3 से 4 मीटर की घास की क्या होती है, ऊंचाई देखने को मिलती है। वहीं पर हम जब सेलवास देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, हमें कम ऊंचाई देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, वन, घास स्थल और सब्ज या कहें झाड़ियों के रूप में देख सकते हैं। जैसा कि रेगिस्तानी क्षेत्र या कहें उष्ण क्षेत्र या ड्राई क्षेत्र जहां पर क्या होती है, तापमान ज्यादा हो, साथ ही साथ वहां पर क्या हो, नमी, वो आर्द्रता कम हो या कहें वहां पर शुष्कता ज्यादा हो। तो ऐसे स्थानों पर क्या होगा, वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, ये कांटेदार झाड़ियां या सर्फ्स देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली 3 फैक्टर्स में हमने डिवाइड कर लिया, वन, घास स्थल और झाड़ियां। ठीक है। तो वन कैसे क्षेत्रों में हुए, वन किनको कहेंगे, जो वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान परिपूर्ण वर्षा उपलब्ध कराते। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर तापमान ज्यादा हो और साथ ही साथ वहां पर क्या हो, वर्षा हो, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या हमें देखने को मिलेगा, वन देखने को मिलेगा। ठीक है। और साथ ही साथ अगर और देखें, घास स्थान कहाँ मिलेंगे, जहां पर मध्यम वर्षा हो। ठीक है। तो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होते हैं, ये विकसित होते हैं, मध्यम वर्षा, साथ ही साथ मध्यम टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में हमें घास स्थल देखने को मिलेगा। कांटेदार झाड़ियां हमें ऐसे क्षेत्रों पर मिलेंगे जहां पर क्या होगी, तापमान अधिक हो लेकिन आर्द्रता कम हो। तो ऐसे स्थानों में हमें क्या देखने को मिलेगा, झाड़ियां देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए सलीमा की स्टोरी को और भी आगे बढ़ाते हैं। जैसे सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता से बता रही होती है, तो उसके पिता भी क्या कर रहे होते हैं, काफी कई जगहों पर क्या किए होते हैं, घूमे होते हैं, भ्रमण किए होते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, अपने अनुभव को इनसे क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो वो इनको और भी कुछ चीजें इन्फॉर्म्ड करते हैं, जैसे उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन के बारे में बताते हैं, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियों के बारे में बताते हैं, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्ण कटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वाले वनों के बारे में बताते हैं। तो बेसिकली इनके पिताजी क्या करना चाह रहे हैं कि जो कटिबंधीय क्षेत्रों के हिसाब से या कटिबंध के हिसाब से वहां की वनस्पतियों को सलीमा को समझाना चाहते हैं कि जैसे ही कटिबंध क्षेत्रों में परिवर्तन आता है, तो वहां की घास स्थल या कहें वहां की वनस्पतिक में भी, प्राकृतिक वनस्पतियों में भी अंतर देखने को मिलता है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। तो एक प्रकार से हम कहें
बेसिकली या कहें ब्रॉड लेवल पर एक चीज कह सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति वहां की बेसिकली किससे प्रभावित होती है, वहां की जलवायु से प्रभावित होती है, क्योंकि जलवायु के ही ये सभी फैक्टर होते हैं, वहां की वर्षा, तापमान और आर्द्रता, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आते हैं, जलवायु के अंतर्गत आते हैं, या कहीं जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक में आते हैं तापमान, वर्षा और आर्द्रता। ठीक है, चलिए चलते हैं वन के बारे में पढ़ते हैं। तो वन हम तीन कौन से पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पढ़ेंगे, और कौन से पढ़ेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। पहले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्या कहलाते हैं। तो जैसा कि हम बताना चाहेंगे आपको कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर हमें मिलते हैं। तो बेसिकली जब हम क्या करेंगे, पूरे पृथ्वी का क्या करेंगे, मैप ड्रॉ करेंगे या ग्लोब ड्रॉ करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये क्या होगा, हमारा 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। एक मिनट, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 0 डिग्री इक्वेटर। यहाँ पर हो जाएगा क्या 23.5 डिग्री, या अप्रोक्सीमेटली सीधे सीधे मान लीजिए आप 30 डिग्री नॉर्थ, एंड ये हो गया 30 डिग्री साउथ। तो इन दो क्षेत्रों के बीच में 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको हम किस भाग के रूप में देखेंगे, इसको कहेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर हमें कैसे वन देखने को मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय, बेसिकली यहाँ पर हमें मैक्सिमम क्या मिलेंगे, सदाबहार वन देखने में 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ के क्षेत्र में हमें मैक्सिमम, हमें या कहें हमेशा यहाँ पर क्या मिलेंगे, सदाबहार वन ही पूरे महाद्वीपीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। जैसे कि ब्राजील का हो गया अमेजन वन, होगा अमेजन बेसिन जो वहां का क्षेत्र है वो क्या है, एक सदाबहार वन का ही क्षेत्र है। इसको वर्ल्ड मैप में भी देख लीजिए। चलिए एक मिनट, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो ये जो हमारी क्या हो गई, तो आप ये देखेंगे तो हमारा इक्वेटर कहाँ से गुजर रहा है, ये हमारी हो गई पृथ्वी के इक्वेटर, जो कि क्या है 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर होगा, और इसके ऊपर ये हो जाएगा हमारा क्या 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सूरज की रोशनी क्या होती है, वर्ष भर लंबवत देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष भर रोशनी कैसी होती है, लंबवत होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, हाई देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको कैसा मिलेगा, हमेशा हाई देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर वर्षा भी क्या होगी, बहुत मात्रा में होगी। तो जब वर्षा ज्यादा होगी और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमें यहाँ पर कैसे वन देखने को मिलेंगे, सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, एवं यहाँ पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती। तो यहाँ के वनों की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इनकी पत्तियां कभी नहीं झड़ती, या कहें यहाँ पर इतनी मतलब इतनी सघनता होती है वनों में कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आर्द्रता ज्यादा होगी तो यहाँ के पेड़ों को वाष्पीकरण के दौरान भी, या कहें ज्यादा मात्रा में वाष्पीकरण होने के बावजूद भी इन्हें अपने पत्तियों को झड़ाने के या कहें गिराने की कोई जरूरत नहीं, जैसा कि पर्णपाती वनों में देखा जाता है। जैसे ही क्या होता है, गर्मी का सीजन आता है तो वहां के वृक्ष क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा की उपलब्धता है, वर्षण जल है, और साथ ही साथ टेम्परेचर है पर्याप्त मात्रा में इनके ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ के पेड़ क्या होते हैं, हमेशा सदाबहार बने रहते हैं, या कहे ये अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं। ठीक है,
इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वेतान के कारण दिन के समय सूर्य का प्रकाश भी यहाँ अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, ठीक है, रोजवुड हो गया, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो आप अगर सदाबहार वनों में देखेंगे तो हमें कौन कौन से वन देखने को, वृक्ष देखने को मिलेंगे? रोजवुड होगा, आबनूस होगा, महोगनी। तो ऐसे हमें सदाबहार वनों में कुछ इस प्रकार के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ विशेष स्पेशल फैक्ट दिया गया है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं। कल हम इस नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम 8th चैप्टर पढ़ेंगे इसी 7th क्लास का, तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। क्या? अमेजन बेसिन। और अमेजन बेसिन का जो जंगल है, और इसका अमेजन बेसिन का सबसे बड़ा भाग जो पड़ता है वो ब्राजील के ही देश, ब्राजील देश के अंदर पड़ता है। इसलिए यहाँ के जो वृक्ष होते हैं या कहें यहाँ का जो वन है उसको पृथ्वी के फेफड़े के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अर्थ में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एनाकोंडा विश्व के सबसे बड़े सांप की प्रजाति है जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को भी मार के खा जाते हैं। तो ये एनाकोंडा भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ये अमेजन बेसिन में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि ये जो सदाबहार वन है तो हमें कहाँ पर ये मिल रहे थे? तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये पूरा रीजन जो है यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था? पूरे सदाबहार वन देखने को मिल रहे थे। अब आगे देखना है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो आप ये तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोल रहा है तो ये तो क्षेत्र भी वही रहेगा जो अभी हमने पहले पढ़ा है। कौन सा? 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी क्या विशेषता है। उष्णकटिबंधीय भी होते हुए भी क्या है, ये पर्णपाती ऐसा क्यों है? उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं मानसूनी वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? मानसूनी वन होते हैं। उन्हें वर्ष के कुछ समय में क्या होती है? वर्षा की मात्रा प्राप्त नहीं होती, क्या या क्या है, वर्षा जल प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे कि वो क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जिससे वाष्पीकरण की दर कम हो जाए, उन्हें क्या कर, अपने भोजन के लिए पर्याप्त जल को वो क्या कर सके? स्टोर कर सके। ठीक है, तो इस वजह से क्या करते हैं? यहाँ के वृक्ष अपने पत्तों को गिरा देते हैं। जैसे कि गर्मी का सीजन आता है तो आप देखेंगे कि गर्मी के सीजन के आते ही क्या करते हैं? पत्तियां, पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। और उसकी वजह ही क्या होती है कि ये वृक्ष बेसिकली एक ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये मानसूनी जल वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे मानसूनी जल से ही क्या करते हैं? अपने जल की उपलब्धता वृक्ष पूरी कर पाते हैं। तो जैसे भारत, ये क्षेत्र कहाँ मिलेंगे? भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत जैसे आप ये इंडिया में देख सकते हैं यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये वन कहाँ पर मिलेंगे? इंडिया में मिल जाएगा। ठीक है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया जो क्षेत्र होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मध्य अमेरिका, ये वाला जो रीजन है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मध्य अमेरिका मतलब मिड ऑफ द अमेरिका, यहाँ कहीं क्षेत्र में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीजें हमें कहाँ मिलते हैं? तो जैसे ये वाले क्षेत्र हो गए, यहाँ हमें मिलेगा, और यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो वृक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं? दृढ़ काष्ठ, या कहें इनके जो तने होते हैं या लकड़ी होती है काफी कठोर होती है, जो कि फर्नीचर बनाने के आदि के काम में आते हैं। यहाँ के वृक्ष जैसे साल, सागवान, ठीक है, शीशम, नीम, जो वृक्ष आप अपने आसपास के क्षेत्रों में जैसे यूपी एमपी वाले क्षेत्रों में देखते हैं, जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, महुआ हो गया, ठीक है, शीशम, और ये क्या बोलते हैं इसको, जिसके हम क्या करते हैं? फर्नीचर बनवाते हैं, सागवान हो गए। तो इन सब के क्या करते हैं? वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। यही क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के क्षेत्र के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, और ये वृक्ष के जो लकड़ी होती है इनका हम बेसिकली किसके लिए ज्यादा यूज करते हैं? फर्नीचर बनाने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पर हमें कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, या कहें वन्य जीव कौन कौन से देखने को मिलते हैं? जैसे बाघ हो गया, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि जैसे वन्य जीव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्यों के नाम बताइए। भारत में अधिकतर किस प्रकार के? तो ये आपके लिए कुछ वर्क है और इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। शीतोष्ण, अभी तो उष्णकटिबंधीय पढ़ रहे हैं, इसके जब ऊपर वाले क्षेत्र में जाएंगे, ये 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के ऊपर वाले, यहाँ से 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या कहें शीतोष्ण सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती
वनों को देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन हमें ये कहाँ देखने को मिलेंगे? तो शीतोष्ण सदाबहार वन ये मिलते हैं हमें कहाँ पर? मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। तो ये मध्य अक्षांश ये हो गया, एक मिनट, ये हमारा क्या होगा? पूरा मध्य अक्षांश क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र क्या होगा? मध्य अक्षांश हो गया। ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? हमारा मध्य अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में ये क्या पाया जाता है? ये वन पाए जाते हैं, जैसे ये क्षेत्रों में। और बेसिकली ये क्या मिलते हैं हमें? ईस्टर्न कोस्ट में, ये क्या है? पूर्वी तटों पे। ठीक है, तो आप इनको देखेंगे तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? पूर्वी तटों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैप को थोड़ी छोटा कर लेते हैं क्योंकि साथ में हम यहाँ पर लिखना भी चाहेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए? कर्क रेखा हो गई और ये हो गई मकर रेखा। ठीक है, तो इन क्षेत्रों के तटीय क्षेत्र यहाँ पर क्या मिलेंगे हमें? ये शीतोष्ण सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। और ये कहाँ मिलेंगे? शीतोष्ण सदाबहार वन की बात करें तो शीतोष्ण सदाबहार वन हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? जो हमें देखने को मिलेंगे किन क्षेत्रों में? मध्य अक्षांशों में। कहाँ पर? मध्य अक्षांशों में देखने को मिलेंगे। और मध्य अक्षांशों में भी कहाँ पर? ये महाद्वीपों के पूर्वी तटों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर हमें ये सदाबहार क्यों मिल रहे हैं? क्वेश्चन ये आ जाता है कि आखिरकार हमें जब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से ऊपर चले जाएंगे तो हमें वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन ये महाद्वीपों के पूर्वी तट में इसलिए क्योंकि यहाँ पर चक्रवाती वर्षा देखने को मिलते हैं। ठीक है, महाद्वीपों के तटीय सहारों में यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे? साइक्लोन देखने को मिलता है। इन सब क्षेत्रों में हमें साइक्लोन देखने को मिलते हैं। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर फिर भी हमें क्या मिलती है? पर्याप्त मात्रा में ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि शीतोष्ण ग्रीन फॉरेस्ट के रूप में देखते हैं। ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये समानता महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? हमें महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इन क्षेत्रों में देखें तो दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया में देखने को मिलेगा, और दक्षिण पूर्व अमेरिका। तो ये दक्षिण पूर्व अमेरिका हो गया। ठीक है, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील, तो ये ब्राजील वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व का ब्राजील क्षेत्र होगा। ठीक है, और ये वाला दक्षिण पूर्व चाइना का क्षेत्र होगा। ठीक है, तो दक्षिण दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। ठीक है, यहाँ पर हमें ये शीतोष्ण सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव कौन कौन से मिलते हैं? बाज हो गया, चीड़, यूकेलिप्टस। ठीक है, और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़। तो यहाँ पर जैसे हम कहें कि यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष देखने को मिलेंगे, तो बांज एक वृक्ष होता है, चीड़ या चीड़ का वृक्ष होता है, यूकेलिप्टस जो कि हम आसपास अपने देख ही सकते हैं। बेसिकली हमें यूकेलिप्टस, कई लोग क्या करते हैं, इनकी बागवानी करते हैं या बड़े मात्रा में पेड़ लगवाते हैं व्यापार के पर्पज से। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो 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 वृक्ष होते हैं तो इनकी जो लकड़ी होती है वो क्या होती है? बेसिकली मुलायम होते हैं। ठीक है, और कुछ पेड़ जो होते हैं इनके क्या होते हैं? काफी कठोर भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से हमें वन्य जीव देखने को मिल जाएंगे? वन्य जीवों के भी बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन, तो अभी हमने देख लिया क्या? शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, और शीतोष्ण पर्णपाती सदाबहार वन कहाँ देखे? तो ये हमें मध्य अक्षांशों के पूर्वी तट महाद्वीपीय पूर्वी तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये मध्य अक्षांशों के महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं, और ऐसा इसलिए हमें ज्यादातर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी हमें क्या होता है? वर्षा देखने को मिलती है। और कैसी वर्षा देखने को मिलती है? चक्रवाती वर्षा देखने को मिलती है। और साथ ही साथ इस क्षेत्र पर भी क्या होता है? टेम्परेचर काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम करें शीतोष्ण पर्णपाती वनों की बात करें तो ये भी क्या होते हैं? हमें एक मिनट मैप देख लेते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं पहले। शीतोष्ण
पर्णपाती वन। पर्णपाती शब्द से तो आप परिचित होंगे। पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर क्या करते हैं, वहां के बच्चे क्या करते हैं, वर्ष में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं जब वर्षा की कमी या कहें जल की कमी इनको महसूस होती है। तो उच्च अक्षांशों की ओर जब हम बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा हो गई। ठीक है, ये हमारी हो गई कर्क रेखा और ये हो गई हमारी, ये हो गई कर्क रेखा और ये हो गई मकर रेखा। कर्क रेखा एंड मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के ये तो अभी मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में यहाँ पर हमने सदाबहार वन देखे, सभी यहाँ पर भी सदाबहार वन देखे यहाँ। ठीक है, इन क्षेत्रों में हमने क्या देखा, सदाबहार वन अभी देखा। लेकिन आज हम बात करते हैं पर्णपाती वनों की, तो ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे कि इसके उत्तर में काफी जैसे ये क्षेत्र होगा। ठीक है, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इन क्षेत्रों में हमें क्या देखने को मिलेगा, शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है, उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ठीक है, ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, साथ ही साथ चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो उत्तर पूर्वी अमेरिका ये क्षेत्र होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर बात करें चीन, तो ये वाला चाइना का ये वाला क्षेत्र जो होगा यहाँ हमें देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड, चाइना, न्यूजीलैंड ये वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, चिली एवं पश्चिमी यूरोप। ठीक है, पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र में हमें क्या मिलेगा, ये देखने को मिलेगा तटीय प्रदेशों में ये शीतोष्ण पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। जैसा कि हम बताएं कि जब गर्मी बढ़ जाती है और वर्षा की मात्रा या कहीं जल की मात्रा की कमी होती है, तो ये पत्तियां क्या करते हैं, अपनी गिरा देते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन का दर कम हो जाए। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से हमें पेड़ देखने को मिलते हैं, बाज, एस एवं बीच, ये कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर वन्य जीव की बात करें तो हिरण, लोमड़ी, भेड़िए आदि जो आम जानवर जो कि लोकली हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फीसेंट, मोनाल जैसे पक्षी भी देखने को मिलते हैं। तो ये मोनाल पक्षी हो गया और ये हो गया फीसेंट। ठीक है, भूमध्य सागरीय वनस्पति। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय वनस्पति कहने का जो सेंस, पहले तो ये समझ लीजिए कि अपना ये भूमध्य सागर कहाँ पर पड़ता है। ये क्या हो जाता है हमारा पूरा भूमध्य सागर। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा, ये भूमध्य सागर का क्षेत्र होगा। ठीक है, और ये भूमध्य सागरीय वनस्पति कहने का क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति में तो यहाँ पर क्या होते हैं, फल जैसे जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, जितने भी सिट्रिक फल होते हैं इनका उत्पादन ज्यादा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमें कहाँ मिलते हैं, महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारों पर। तो ठीक है, तो ये महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्रों में जाएंगे और उत्तर पूर्वी किनारों में, मतलब अब हमें काफी एल्टीट्यूड, मतलब यहाँ पे हमें लैटिट्यूड की ऊंचाई क्या करनी है, बढ़ा देनी है। ठीक है, अधिकांश भाग में शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती वन पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं, यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारों पर, ठीक है, जैसा कि अभी हम ये देखे थे कि ये वाला क्षेत्र जो है पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारे पर, मतलब ये तो पूर्वी तट होगा, साथ ही साथ उत्तर की तरफ जाए और उत्तर पूर्वी किनारों पर जाए, यहाँ वाले क्षेत्रों में देखे थे। और यहाँ ये बातें जो अभी किए थे कि हम कौन कौन से देख रहे थे, ये वाला क्षेत्र हो गया था हमारा कौन सा, शीतोष्ण सदाबहार वन, और ये हो गया था हमारा शीतोष्ण पर्णपाती वन। यहाँ पर ये हो गया था शीतोष्ण सदाबहार वन, ये शीतोष्ण पर्णपाती वन। इसी तरीके से ये क्या होगा था, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, और यहाँ पर भी शीतोष्ण सदाबहार वन और ये शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो ये हम देखे थे कि महाद्वीपों के उत्तर पूर्वी एवं पूर्वी तटों पर हमने शीतोष्ण सदाबहार वन एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन देखे। लेकिन हम जब महाद्वीपों के पश्चिमी तटों की बात करते हैं या पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की बात करते हैं, तो वहां पर हमें कौन सी जलवायु देखने को मिलती है और कौन सी वनस्पतियां देखने को मिलती है, भूमध्य सागरीय वनस्पतियां देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर भूमध्य सागरीय वनस्पति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय वनस्पतियां जहां पर होंगी वहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कहां पर होता है, महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे पर। तो ये तो अभी पूर्वी तटीय की बात किए थे, अब हम पश्चिमी तटों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये महाद्वीपों का पश्चिमी तट होगा। ठीक है, अफ्रीका, एशिया में भूमध्य सागर के समुद्र। तो ठीक है, तो जैसे ये वाला क्षेत्र होगा अफ्रीका,
ठीक है, ये क्षेत्र होगा एशिया के भूमध्य सागर के सम, तो जैसे ये वाला क्षेत्र हो गया पूरा, तो इस क्षेत्र में आपको कैसे देखने को मिलेगा, भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलेगी। ठीक है, यूरोप जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, जैसे अधिकतर यूरोप में देखने को मिलता है, अफ्रीका एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों, तो ये भूमध्य सागर के जो तटीय क्षेत्र लगा दे, तो कुछ अफ्रीका में भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ एशिया वाला क्षेत्र देखने को मिल जाएगा, और ये मैक्सिमम हमें यूरोप में भूमध्य सागरीय जलवायु या भूमध्य सागरीय वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। इसलिए इसका नाम यह पड़ा क्योंकि ये भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाते हैं। ठीक है, तो भूमध्य सागर के जैसे, तो इस वाले क्षेत्र में क्या है, पूरा का पूरा हमें क्या मिलेगा, भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियां भी हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम बात करें संयुक्त राज्य के कैलिफोर्निया, तो ये हमारा संयुक्त राज्य का कैलिफोर्निया तट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो, एक मिनट मार्कर चेंज करना पड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, संयुक्त राज्य का कैलिफोर्निया का ये तट हो गया, या पश्चिमी तटीय तट हो गया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की बात करें तो ये वाला क्षेत्र जैसे ये है, तो ये यहाँ पर, ठीक है, ये वाला क्षेत्र हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ बात कर सकते हैं ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये हमें कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्रों में ही हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं ये वाला क्षेत्र। ठीक है, इन प्रदेशों में गर्म शुष्क एवं ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। तो इन क्षेत्रों में देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, हायर लैटिट्यूड्स हैं, ये 30 डिग्री से आगे वाले क्षेत्रों में, जैसे ये वाला क्षेत्र हो जाएगा यहाँ, और ये वाले क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, गर्म एवं शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे फल हमें उत्पादित किए जाते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि लोगों में अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया। तो आप ये देखेंगे कि इन क्षेत्रों में बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ की जो नेचुरल वनस्पति थी उसको हटाकर हमने कौन सी फसलों का उत्पादन बढ़ा दिया, जैसे संतरा हो गया, अंजीर हो गया, जैतून, अंगूर, इन सब चीजों का हमने क्या किया, बड़ी मात्रा पर उत्पादन शुरू कर दिया, या कहें इनको बागानों को लगाना शुरू कर दिया, और यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन को खत्म कर चुके हैं, यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन को हटाकर हमने इनका उत्पादन बढ़ा दिया। शंकुधारी वन, तो जैसा कि आप शुरू में ही स्टोरी में समझे थे कि जो सलीमा थी वो क्या कर रही थी, जैसे ही बस में ऊपर की तरफ या हाई एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ रही थी, तो पहले जो नीचे वृक्ष देख रहे थे, जो कि क्या काफी घने सदाबहार वन देख रहे थे, जैसे ही ऊंचाई से ऊपर की तरफ जाती है, ऊंचाई की तरफ जाती है, तो वहां पर शंकुधारी वन, जो कि कौन ऐसे कैसे शेप के होते हैं शंकुधारी वन, ये कुछ ऐसे हमें देखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे जो होते हैं वो शंकुधारी वन होते हैं। ठीक है, तो ये इसको क्या होते हैं, सलीमा को जैसे ही ऊंचाई की तरफ बढ़ती है तो इसको क्या करते हैं, शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, शंकुधारी वन क्या हो, उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में लगभग 50 से लेकर 70 डिग्री अक्षांश के बीच एवं भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें टैगा भी कहा जाता है, शंकुधारी वनों को क्या कहा जाता है, टैगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम शंकुधारी वनों की बात करेंगे, तो आप यहाँ पे एक मिनट, दूसरा मैप हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये 50 डिग्री के आसपास, यहाँ से होगा 50 डिग्री, एक मिनट, ये हो जाएगा यहाँ पर 50 डिग्री के आसपास, और 50 से लेकर 70 डिग्री के बीच। इसी तरह के यहाँ पे 50 से लेकर 70 डिग्री के बीच, 50 डिग्री साउथ एंड 70 डिग्री साउथ, 50 डिग्री नॉर्थ एंड 70 डिग्री नॉर्थ। तो आप इन दोनों अक्षांशों के बीच कैसे वन पाएंगे देखने को, शंकुधारी वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, टैगा वन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या मिलते हैं हमें,
उच्च अक्षांशों पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 50 to 70 डिग्री नॉर्थ में देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, भूमि नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भूमि नहीं है, इसलिए हमें ये साउथ गोलार्ध या क्या दक्षिणी गोलार्ध में नहीं देखने को मिलता है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। जैसे हमने स्टोरी में देखा था, तो जैसे वो हिमालयी क्षेत्र या शिमला की तरफ आगे बढ़ रही थी, सॉरी मनाली की तरफ जब आगे जा रही थी, तो उसने क्या किया था, इन वृक्षों को देखा था और उसने ये भी पाया कि इनकी मात्रा क्या है, ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये लंबे नरम काष्ठ वाले एवं सदाबहार वृक्ष होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, सदाबहार भी होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं ये सदाबहार, और साथ ही साथ इनका कास्ट कैसा होता है या कहें लकड़ी कैसी होती है, मुलायम होती है, ठीक है। तो इनको कैसे कह सकते हैं कि ये सदाबहार होते हैं और साथ ही साथ ये मुलायम होता है। और इन लकड़ियों को किस में उपयोग किया जाता है, जैसे पल्प बनाने में, जैसे कागज बनाना है, कागज की लुगदी बनाने में, माचिस की तीलियां बनाने में, ठीक है, बैट बनाने, जो क्रिकेट मैच में जो बैट यूज करते हैं उनको बनाने में क्या करते हैं, इन सबका यूज करते हैं। जैसे अखबारी कागज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लुगदी बनाने के लिए नरम काष्ठ का उपयोग किया जाता है, माचिस की पैकिंग के लिए या पैकिंग के लिए जो बॉक्स बनाए जाते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष जो है, जैसे हो गए चीड़, देवदार, ये क्या होते हैं, यहाँ पर प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हमें वृक्षों में विविधता कम देखने को मिलती है, लेकिन ये सदाबहार होते हैं और बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं और कम ही यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम हमें चीड़ या देवदार के वृक्ष देखने को मिलेंगे। यहाँ समांतर कौन कौन सी लोमड़ी देखने को मिलती है, जो सिल्वर फॉक्स होती है, ठीक है, रजत लोमड़ी हो गई, मिक होगा, ठीक है, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर भी पाए जाते हैं, ठीक है। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ क्या होता है, शुद्ध या अनछुआ। इनको ऐसा कहा जाता है, टैगा का मतलब इसलिए क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो यहाँ पर वन या का ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है, कम होता है, यहाँ पर लोगों का रहना कम होता है, इस वजह से लोग उन क्षेत्रों से अछूते रहते हैं या क्या वहां पर कम जा पाते हैं या वहां पर कम भ्रमण कर पाते हैं, इसलिए इसको टैगा वर्ड दिया गया, क्योंकि रूसी भाषा में इसका अर्थ होता है छुआ, शुद्ध या अनछुआ, या किसी ने उसको टच ना किया हो, ठीक है। घास स्थान, अभी हमने वनों के बारे में पढ़ा था, हमने वनस्पति को 3 मेजर फैक्टर्स में बांटा था, 3 तरीकों में बांटा था, एक था वन, दूसरा घास स्थल और तीसरा था झाड़ियां या कटीले झाड़ियां। तो हम अब पहले वन पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे कौन से, घास स्थल। पहले आप समराइज कर लिए कि हमने क्या क्या वनों में पढ़ा है। तो जब हमने वन पढ़ा है तो वन में 3, ठीक है, तो यहाँ पर वन पढ़ा है उष्ण कटिबंधीय वन पढ़े, ठीक है, साथ ही साथ शीतोष्ण कटिबंधीय, और ये कहाँ पर पढ़े हैं, या इसी में हमने पढ़ा था भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, ठीक है, वनस्पति पढ़े थे। यहाँ पर हमने टैगा पढ़ा, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय में हमने 2 तरीके के पढ़े, सदाबहार, ठीक है, और साथ ही साथ हमने कौन सा पढ़ा, पर्णपाती। तो पर्णपाती सदाबहार हमें मैक्सिमम क्या हो, जो इक्वेटर और उसके आसपास का जो रीजन है, जो उष्ण क्षेत्र है, या कहें 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच का जो क्षेत्र है, जहां पर अधिकतर वर्षा होती है, या कहें 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच का जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, क्योंकि 10 डिग्री ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। और इसमें भी अगर कहें सदाबहार वन मैक्सिमम हमें कहां पर मिलते हैं, 10 डिग्री या कहें 15 डिग्री नॉर्थ से लेकर 15 डिग्री साउथ के बीच में हमें सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी उच्च अक्षांशों में या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही जाते हैं, जो महाद्वीपों का मध्य क्षेत्र या क्या मध्य का क्षेत्र है, तो वहां पर हमें पर्णपाती वन भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या होती है, ताप अधिक होता है, लेकिन वर्षा की मात्रा हमें क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है, या कहें यहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है, ठीक है, कैसे मानसूनी वर्षा होती है, ठीक है, मानसूनी, चलिए ठीक है, मानसूनी कह दे, या कहें वर्षा की मात्रा कम होती है। लेकिन हम शीतोष्ण में भी 2 पढ़े, पर्णपाती, ठीक है, और साथ ही साथ सदाबहार वन पढ़े, ठीक है। तो पर्णपाती ये क्या,
मानसूनी वर्षा पर निर्भर थे। और ये सदाबहार ये महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर, कहां पर देख रहे हैं, पूर्वी तटों पर और निम्न अक्षांशों पर, निम्न अक्षांश। और निम्न अक्षांश कितना रहेगा, 30 डिग्री के नॉर्थ एंड साउथ के आसपास का, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के आसपास का क्षेत्र जो होगा, ठीक है। और जैसे मानसूनी वर्षा या पर्णपाती वन कहां पर, ये भी हमें पूर्वी तटीय पर ही मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ कहां पर मिलेंगे, ये उत्तर में काफी मतलब उच्च अक्षांश पर मिलेंगे, उच्च अक्षांश पर, लेकिन 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के आसपास ही, ठीक है ये। और जब भूमध्य सागरीय जो जलवायु पड़े थे, ये कहां पर पड़े थे हमने, ये कहां पर पड़ा, भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर, और 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के क्षेत्र में हम ये देखने को पढ़े, ठीक है। तो हमने वनों को 3 कैटेगरी में देखा, उष्णकटिबंधीय, सदाबहार, उष्णकटिबंधीय वनों को सदाबहार वन और पर्णपाती वन में ये लगभग हमें 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच मिलते हैं। साथ ही साथ पर्णपाती वन भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं, ये लगभग महाद्वीप के मध्य क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जहां पर ताप की मात्रा तो अधिक होती है लेकिन वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। शीतोष्ण में भी हम पढ़े, शीतोष्ण वनों को पढ़े, ये भी पर्णपाती वन और सदाबहार वन के रूप में देखा। तो सदाबहार वन पूर्वी तटों में पाए जाते हैं, जो निम्न अक्षांश या 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के कुछ अक्षांशी ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं, 30-32 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब हम देखेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वनों को, तो जो हमें पूर्वी तटों के उच्च अक्षांशों पर देखने को मिलता है, महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर, ठीक है। ये पूर्वी तटों पर हमें देखने को मिलता है महाद्वीपों को। और साथ ही साथ हमने शीतोष्ण ही क्षेत्र में हमने भूमध्य सागरीय जलवायु को देखा, तो वो हमें कहां पर, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और टाइगर जो वनस्पति होती है, प्राकृतिक वनस्पति हमें देखने को मिलती है, 50 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ के बीच देखने को मिलता है। और जो हमें साउथ में नहीं देखने को मिलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ में इतने अक्षांशों पर कोई भी भूस्थल नहीं उपलब्ध है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये चीज समराइज हो गई होगी। शंकुधारी वन भी पढ़ लिया, अब घास स्थल पढ़ना, ठीक है। घास स्थल कैसे होते हैं, घास स्थल में आप देखेंगे तो काफी दूरी तक मैदानी क्षेत्रों में, जहाँ पर काफी दूर दूर तक क्या होती है, घास लगी होती है या कहीं घास मिलती है, और साथ ही साथ वहां पर क्या होता है, पेड़ों के हमें पेड़ भी मिलते हैं, लेकिन काफी दूर दूर पर या कहें काफी बिखरे हुए दिखने को मिलते हैं। तो ऐसे स्थानों को क्या कहते हैं, घास स्थल बोलते हैं, या घास के मैदान कहा जाता है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहाँ पर पाए जाएंगे, ये भी हमें 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच ही मिलेंगे, लेकिन ये कहाँ होंगे, भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ भी मिल सकते हैं, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से कटिबंधीय क्षेत्रों में फैले होते हैं, मतलब 30 डिग्री से नॉर्थ एंड साउथ के बीच ही मिलेंगे, लेकिन ये क्या होंगे, महाद्वीप के मध्य क्षेत्र पर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ वनस्पति निम्न, जैसा कि हमने अभी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पढ़े थे, तो उन्हीं क्षेत्रों में हमें ये क्या होता है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल भी देखने को मिलते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच भी यहाँ वनस्पति कैसे देखने को मिलती है, यहाँ की वनस्पति किन क्षेत्रों पे मिलती है, यहाँ पर निम्न और मध्यम वर्षा हो, टेम्परेचर क्या हो, उच्च काफी हाई रहे, टेम्परेचर हाई रहेगा, लेकिन वर्षा कैसी होगी, निम्न और मध्यम क्षेत्र की वर्षा होगी। और यहाँ की घासों की ऊंचाई की बात करें तो ये 3 से 4 मीटर की ऊंचाई के आसपास भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें सामान्य रूप से ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण एवं तेंदुआ जैसे जानवर पाए देख जाते हैं, ठीक है। जैसे इनका एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो अफ्रीका का सवाना घास स्थल जो होता है, अफ्रीका का ये वाला जो सवाना घास स्थल है, तो इसमें आप देखेंगे तो ये कैसा क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे ये क्या हो गई, हमारी इक्वेटर हो गई, ठीक है। और ये 30 डिग्री नॉर्थ, ये क्या हो गया, 30 डिग्री नॉर्थ हो गया, या 23 डिग्री नॉर्थ कह दें, ठीक है। और ये हो गया हमारा 23 डिग्री साउथ, ठीक है। इसको 23 डिग्री ही कर लीजिएगा बेफालतू, क्यों कंफ्यूजन बढ़े बेफालतू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 23 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, सवाना घास स्थल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इनकी विशेषता क्या है, इनकी ऊंचाई लगभग उष्णकटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय घास स्थल। और घास स्थल कहाँ पर मिलते हैं? जहां पर तापमान तो उच्च रहे लेकिन वर्षा की मात्रा कम हो। ऐसे स्थान जहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है और तापमान उच्च रहता है, तो ऐसे स्थानों पर हमें उष्णकटिबंधीय घास स्थल देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने सवाना घास स्थल देखा जो कि अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, और इनकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 3 से 4 मीटर की होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ के जानवरों के बाद शीतोष्ण घास स्थल कौन कौन से होते हैं? अभी उष्ण कटिबंधीय घास स्थल देखे, आप शीतोष्ण देख रहे हैं, तो ये हम इनके नॉर्थ में चले जाएंगे, कर्क रेखा के नॉर्थ की बात करेंगे, और यहाँ पर मकर रेखा के साउथ की और भी नीचे बात करेंगे। तो शीतोष्ण घास स्थल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में देखने को मिलते हैं। तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों साथ ही साथ महाद्वीपीय भीतरी भागों। तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र कहाँ? तो ये 23 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ तक लेते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच जो हमें घास स्थल देखने को मिलेंगे वो कौन से होंगे? शीतोष्ण घास स्थल होंगे। और जो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे? मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और साथ ही साथ महाद्वीपों के मध्य भागों में या महाद्वीपों के भीतरी भागों में। ये तटीय क्षेत्रों में हमें नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? महाद्वीपों के मध्य भागों में देखने को मिलेगा। जैसे ये क्या होगा? पेरिस हो गया एग्जाम्पल, स्टेपीज हो गया। ठीक है, यहाँ पर एशिया में ये वाले क्षेत्र जो हो गए किसके एग्जाम्पल है? ये शीतोष्ण घास स्थल के एग्जाम्पल है। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। तो यहाँ की घास की ऊंचाई लगभग काफी छोटी होती है, जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं उनकी अपेक्षा कम होती है। ठीक है, शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन एंड एंटीलोप पाए जाते हैं। ठीक है, कटेली झाड़ियां। अभी घास स्थल पढ़ लिया हमने, 2 क्षेत्रों में घास स्थल देखा, शीतोष्ण घास स्थल और साथ ही साथ हमने कौन सा देखा? उष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो आपको यहाँ पर 2 चीजें आप लिखा देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, एक होता है कौन सा? उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण। ये क्या है? घास स्थल है। तो घास स्थल हम देख रहे हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल में पहला एग्जाम्पल कौन सा देखा हमने? ये सवाना का देखा। दूसरा ये कहाँ पर है? अफ्रीका में है। ठीक है? दूसरा ब्राजील में क्या हो जाएगा? कंपास। कंपोस ब्राजील। ठीक है, तीसरा हमें घास स्थल कौन सा मिलेगा? वेनेजुएला का लानोस। ठीक है, तो वेनेजुएला में कौन सा मिल जाएगा? लानोस मिल जाएगा। कंपास कंपोस्ट मिल जाएगा हमें ब्राजील, सवाना अफ्रीका में। अगर हम बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण घास स्थल की बात करें तो यहाँ पर अर्जेंटीना में पंपास। पंपास अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में क्या मिल जाएगा हमें? पंपास देखने को मिल जाएगा। नॉर्थ अमेरिका में पेरिस। नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और अफ्रीका में वेल्ड। ठीक है, साथ ही साथ हमें मिल जाएगा एशिया में स्टेपी। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ये कंफ्यूजन ना हो कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के रूप में है और कौन सा
शीतोष्ण कटिबंध में, तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन सा हो जाएगा? सवाना, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। कंपोस हो जाएगा कहाँ पर? ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला। साथ ही साथ अभी जैसा कि हमने शीतोष्ण घास स्थल को पढ़ लिया, अब इसको आगे क्या करना है हमें? कटीली झाड़ियां। तो शीतोष्ण घास स्थल के बारे में देखा कि जो हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये हमें उच्च अक्षांशों पर या कहें मध्य अक्षांशों के आसपास के क्षेत्रों में मिलते हैं। मध्य अक्षांश कितना होता है हमारा? ये होता है लगभग 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के मध्य का क्षेत्र होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कटीली झाड़ियां। तो कटीली झाड़ियां ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर तापमान तो होता है लेकिन आर्द्रता की कमी होती है, या कहें ड्राई शुष्क प्रदेशों में क्या होता है? कटीली झाड़ियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो शुष्क प्रदेशों में जैसे रेगिस्तान होगा, तो ये भी क्या होते हैं? शुष्क क्षेत्र होते हैं जहां पर क्या होता है? हमें कटीली झाड़ियां देखने को मिलती हैं। कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय जो रेगिस्तान होते हैं ये महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे मैक्सिमम जो आपको कटीली झाड़ियां या रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र मिलेगा, तो आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों में देखने को मिलेगा। तो पश्चिमी तटीय भागों में ऐसा क्यों होता है कि ये हमें ये रेगिस्तानी क्षेत्र में देखने को मिलता है? जब आप इधर देखेंगे कि जो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारी क्या होगी? कर्क रेखा हो गई। यहाँ से ये हो जाती है हमारी मकर रेखा, और यहाँ पर हो जाती है कर्क रेखा। ये हो गई 0 डिग्री इक्वेटर, और ये हो गई मकर रेखा। तो आप ये देखेंगे जो यहाँ पर पवने चलते हैं, वायु मास जो चलता है, तो यहाँ पर ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की तरफ चलती है। तो आप ये देखेंगे कि जो वायु मास में जो जलवाष्प की मात्रा होती है, तो पूर्वी तटीय क्षेत्रों में तो वर्षा करती है, लेकिन पश्चिमी तटीय क्षेत्रों तक जो वायु पहुंचते या बादलों में जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? कम होती जाती है। इसलिए हमें पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्या होती है? जलवाष्प की मात्रा कम होने की वजह से वर्षण में कमी देखने को मिलती है। लेकिन इस क्षेत्र में जो कि उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या होगा? तापमान की मात्रा पर्याप्त मात्रा में देखी जाएगी, क्योंकि ये क्षेत्र किसके किसके बीच में देखा जाता है? 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर बात करें कटीली झाड़ियां शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि मैक्सिमम हमें जो शुष्क कटिबंधीय क्षेत्र मिलेंगे या कहें शुष्क रेगिस्तान देखने को मिलेंगे, तो ये कहाँ मिलेंगे? महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? तीव्र गर्मी होती है, लेकिन ये यहाँ पर कम वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है, या कहें शुष्क क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है? यहाँ की जो वनस्पतियां होती हैं, तो ये क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को एक कटीले के रूप में या कांटे के रूप में परिवर्तित कर लेती है, नुकीली कर लेते हैं, जिससे क्या होता है? वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। ठीक है, और इनमें ग्रोथ कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, विश्व के मानचित्र पर आप क्या करना है? आपको ये जितने भी रेगिस्तान है वो आपको डोनेट करने, जैसे ये अटाकामा का डेजर्ट होगा, यहाँ पर पेटागोनिया का डेजर्ट मिलेगा, कालाहारी, नमीबिया डेजर्ट, डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हो गए, अरेबियन डेजर्ट। ठीक है, तो ये आपको पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखें तो रेगिस्तान के जो जानवरों की बात करेंगे, तो जैसे सांप, बिच्छू, ये सब जो क्या होते हैं कम, जिनको कम मात्रा में क्या होती है? पानी की कमी हो, पानी की जरूरत होती है, या कहें कुछ जानवरों में जैसे आप हमेशा देखते होंगे रेगिस्तान का फेमस जो जानवर है जैसे ऊंट हो गया, तो ये सब हमें क्या मिलते हैं? या कहें वाइल्ड जो एस होता है, जो जंगली गधा होता है, वो भी इन क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अधिक ठंडा मिलेगा, लेकिन बहुत कम लिमिट मात्रा में क्या होगी? बहुत कम वर्षा होगी। तो ऐसे क्षेत्रों को क्या हम कहेंगे? शुष्क प्रदेश कहेंगे, और साथ ही साथ ठंडे प्रदेश के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो वनस्पति मिलेगी, तो काई मिलेगी या लाइकेन, छोटी झाड़ियां के रूप में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो वर्षा होती है तो अल्पकाल या कहें बहुत कम मात्रा में जो भी वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, जो कि बहुत कम समय के लिए देखने को मिलती है। तो इस दौरान ही क्या होता है? या काई या लाइकेन, छोटी झाड़ियों का क्या हो जाता है? यहाँ पर विकास देखने को मिलता है। तो अगर इन क्षेत्रों की बात करें तो ये होते हैं यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है, जो कि 70 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में देख सकते हैं। ठीक है, तो जब 70 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो वहां पर हमें क्या मिलेगा? पूरा ध्रुवीय क्षेत्र होगा। यहाँ पर क्या होगा? वर्ष भर पूरा बर्फ से ढका रहता है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है? ये
कई सारी हमें जैसे काई हो गया, लाइकेन, छोटी झाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ के जो जानवर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, इनके जानवरों के क्या होता है, काफी मोटे फर होते हैं या कहें बड़ी मात्रा में बाल बाल होते हैं, जिससे क्या होते हैं, ये ठंड से अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं या कहें अपने बॉडी के टेम्परेचर को अंदर काफी गर्म बनाए रखते हैं या मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, जो उन्हें ठंडी जलवायु से क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं, जैसे सील हो गया ये। ठीक है, सील ये हो गया, एक मिनट, तो आप ये देखेंगे क्या होगा, सील होगा, वॉलरस होगा, ध्रुवी भालू, तो ये सब क्या है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर हैं। तो यहाँ पर कुछ हमें बताया गया, जैसे सलीमा और उसके पिता के डिस्कशन चल रहा है, बातें चल रही, तो सलीमा के पिता क्या करते हैं, कई क्षेत्रों के फोटोज दिखाते हैं सलीमा को, लेकिन फिर बाद में बताते हैं कि इन क्षेत्रों पर लगातार लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ कृषि कार्य या कहीं विकास कार्य में क्या कर रहे हैं, जमीन का उपयोग कर रहे हैं। तो सलीमा के मन में दिमाग का क्वेश्चन आता है कि आखिरकार इन क्षेत्रों के अगर जंगलों को लगातार हम काटते रहे तो वहां के वनस्पतिक जो वनस्पतियां वो खत्म हो जाएंगी, साथ ही साथ जो वहां के वन्य जीव हैं उनका जो प्राकृतिक आवास है वह भी क्या हो जाएगा, छिन जाएगा। क्या इसके मन में ये भी आता है कि आखिरकार अगर हम इनको काटते जा रहे हैं, अगर हम इनको समय के साथ या जरूरत के हिसाब से इनको क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, क्या इनको जरूरत के हिसाब से वापस हम इनको उसी पुनः विकसित कर सकते हैं? तो ये इसके मन में क्वेश्चन आता है। और यहीं पर एक दिमाग में और डिबेट आपके आएगा कि जैसे प्राकृतिक पर्यावरण वर्सेस मानवीय पर्यावरण, या कह दें मानवीय विकास, जैसा कि हम विकास करें और साथ ही साथ प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के बीच का जो डिबेट है, या कहें दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, या तो हम विकास को बढ़ावा दें या हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या कहें इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए हम अपने विकास कार्यों को करें, क्योंकि अगर हम विकास कार्यों को करते करते अगर प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक आपदाओं के रूप में उतनी क्षति पहुंचा देता है मानव को, जितना हम कई सालों में विकास कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। और ये डिस्कशन वाला आपको क्या है, इस बारे में आपको सोचना है कि प्राकृतिक पर्यावरण वर्सेस मानवीय विकास कहाँ तक उचित है, या इसको विकास में कैसे कैसे हम कार्य कर सकते हैं, या हम इसको संतुलित रूप से कैसे कर सकते हैं, और इस कार्य में सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, जब हम ये प्राकृतिक वनस्पतिक एवं वन्य जीवन जो चैप्टर पढ़े हैं, तो उसमें हमने कई सारी चीजों को कनेक्ट किया, जैसे जलवायु, स्थल रूप, अक्षांशीय विस्तार जो कि मानचित्र जो कि 6th चैप्टर में पढ़ा था, जलवायु जो कि हमने 7th चैप्टर में पढ़ा, पर्यावरण। ठीक है, तो आप ये कहीं ना कहीं देखेंगे ये कई सारी चैप्टरों को क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं या कहें कनेक्टेड करते हुए कंप्लीट है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है कि जो वनस्पति का वितरण है तो कैसे प्रभावित हुआ और किन किन क्षेत्रों में ये हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या कहें शीतोष्ण पर्णपाती वन, सदाबहार शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ कहाँ वितरित है, या कहें इनका उपस्थिति कहाँ पर देखने को मिलती है, भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ मिलती है, जैसे कि महाद्वीप के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, घास स्थल, रेगिस्तानी क्षेत्र, तो ये इनका विकास क्यों हुआ है, कहाँ पर हुआ है, जिन सब चैप्टर में हमने इसका वितरण पढ़ा है। आगे आने वाले चैप्टरों में या आगे आने वाली क्लासों में हम इसके रीजन को पढ़ेंगे कि आखिरकार इनका वितरण हमें इन्हीं क्षेत्रों में क्यों देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं कुछ रीजन्स आपको यहीं पर मिल गए हैं, बाकी रीजन्स आपको नेक्स्ट क्लासेस या नेक्स्ट बुक्स में चैप्टर्स में देखने को मिले। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, जो इसके लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।